Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all fine. Keep fasting and remember me in your prayer please. My name is Sidra and we will start our new chapter number 5 with the name of Allah, that is cell cycle. Cell cycle actually it's a type of you can say process which is required by any type of cell which is found in the living organism, because every living organism need to be reproduced, or you can say every type of cell must have a new generation of it. ठीक है, सो इसमें हम ये कहेंगे कि सबसे पहला पॉइंट जो आता है दैट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नई नस्ल बनाना, अफजाइशी नस्ल करना, अपने जैसी एक और नस्ल बनाना. ठीक है, जैसे कि अपने जैसे से मुराद ये है कि जैसे एक रोज प्लांट है तो जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो रोज प्लांट ही बनाएगा ना, सन प्लांट तो नहीं बनाएगा. इसी तरह से एक कैट है तो वो रिप्रोड्यूस करके अपने जैसी कैट्स ही प्रोड्यूस करेगी. इसी तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके जैसे ही ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, सो वी कैन से रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर टाइप्स. ठीक है, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि रुडोल्फ वर्को ने कहा था चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट में जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें उसने कहा था कि omnis cellula e cellula मीन्स कि एवरी टाइप ऑफ सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. हर एक सेल जो है वो अपने पिछले सेल से ही बना है. ठीक है, जिसको बाद में लुईस पास्चर ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन से प्रूव भी कर दिया था कि हाँ रुडोल्फ वर्को बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि एवरी टाइप ऑफ सेल जो है वो जब रिप्रोड्यूस करता है तो एक्चुअली सेल साइकिल को फॉलो करता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो सेल साइकिल है, जो कि हम ये कह रहे हैं कि रुडोल्फ वर्को और लुईस पास्चर इस नतीजे में पहुंचे थे कि हर सेल जो है वो सेल साइकिल में से गुजरता है. सो सेल साइकिल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एक्चुअली अगर मैं आपसे साइकिल के हवाले से बात करूं तो हम ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल लैंग्वेज में साइकिल एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसका कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, यानी जहां से वो स्टार्ट हुआ है वहां पे आके वो एंड हो और रीस्टार्ट हो जाए. ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड अ साइकिल. सो सेल साइकिल को इसी बेस पे हम डिफाइन करेंगे कि सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स. क्या है ये? बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे प्रोसेसेस की एक सीरीज है. सीरीज मतलब कि एक लाइन में, एक सीक्वेंस में वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो चलते हैं. और इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये इवेंट्स स्टार्ट कब होते हैं? फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस अंटिल इट कंप्लीट्स इट्स माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल. यानी जैसे ही सेल प्रोड्यूस होता है तो वो उस इवेंट्स में दाखिल हो चुका होता है. ठीक है, उसमें चेंजेस आते हैं बहुत सारे. उन चेंजेस से होते होते वो ग्रो करता है, ग्रो करके वो दोबारा से डिवाइड होके रिप्रोड्यूस कर लेता है नए सेल, यानी 1 से 2 सेल बन जाते हैं. दिस इज कॉल्ड सेल साइकिल. ठीक है, अब इस सारे प्रोसेस को जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया इसको 2 मेजर फेजेस में हमने डिफाइन किया हुआ है. दीज आर इंटरफेज एंड एम फेज. इंटरफेज एक्चुअली मेटाबॉलिकली वेरी हाई फेज होती है, या हम कह सकते हैं ये एक प्रेपरेटरी फेज होती है जिसमें तैयारियां करनी होती हैं सेल ने फॉर द डिवीजन. और वो डिवीजन फेज क्या है? एक्चुअली एम फेज. एम फेज को यहाँ पे एम फेज इसलिए कहते हैं बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन्स ऑफ सेल, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस. ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस. सो इनको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि इंटरफेज जो है वो 90% इस प्रोसेस का टाइम ले लेती है. ठीक है, 90% इस प्रोसेस की टाइमिंग के बाद जो 10% रह जाता है वो एम फेज लेती है, और इसमें सिर्फ जो है वो सेल 1 से 2 में या 1 से 4 में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, पहले इंटरफेज और फिर एम फेज. इंटरफेज जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक प्रेपरेटरी फेज है, सो इसको डिफाइन हम करेंगे कि इंटरफेज इज द टाइम व्हेन द सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिविटी इज
very high. So metabolically it's very active at this time as it performs its various function. अब ये metabolically active का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे chemical reactions जो हैं वो at a time हो रहे होते हैं, और ये सारे chemical reactions का मकसद ये है कि इसमें बहुत सारे functions जो हैं वो परफॉर्म करने होते हैं, और उन सारे फंक्शंस को डिफरेंट स्टेजेस में ये परफॉर्म करता है, ये डिफरेंट फेजेस में ये कंप्लीट करता है, जिसको आप इस फ्लो चार्ट के जरिए से देख सकते हैं. इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर फेजेस, दैट इज G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड G0 फेज. G0 फेज एक्चुअली G1 के बाद आती है, लेकिन यहाँ पे एंड पे, यहाँ बिल्कुल फ्लो चार्ट के लास्ट पे मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये हर सेल में नहीं आती. कुछ सेल में G0 फेज जो है वो आती है, कुछ सेल में कभी आती है कभी नहीं आती, और कुछ सेल में बिल्कुल नहीं आती, इसलिए इसको हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सबसे पहली है जी G1 फेज. G1 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गैप 1 फेज. गैप 1 का मतलब ये है कि सेल जैसे ही प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस होने के बाद डिवाइड होना है उसने. ये हर सेल की फेट में लिखा है कि जैसे वो प्रोड्यूस हुआ है उसने डिवाइड होना है. सो उसकी डिवीजन से पहले जो एक गैप आया हुआ है, दैट गैप इज एक्चुअली कॉल्ड G1 फेज. ठीक है. अब यहाँ पे काम क्या क्या होते हैं. सेल इंक्रीज सप्लाई ऑफ प्रोटीन. सबसे पहले वो अपनी प्रोटीन्स का सप्लाई जो है वो ज्यादा करेगा. यानी मैंने आपसे भी कहा कि मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, सो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, और वो एंजाइम एक्चुअली प्रोटीन्स ही होती हैं. सो उन सारी प्रोटीन्स का प्रोडक्शन जो है, या सप्लाई रेट जो है वो ज्यादा कर लिया जाता है. दूसरी बात ये है इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेल्स. यानी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी, जो कुछ भी आपने चैप्टर 4 में पढ़ा, वो सारी की सारी चीजें डबल हो जाती हैं. अब डबल क्यों हो रही है? क्योंकि सेल ने 2 में डिवाइड होना है, बंटवारा होना है. सो जब बंटवारा होगा तो हर चीज डबल होगी, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना. दोनों को इक्वल चीजें तभी मिलेंगी जब हर चीज डबल अमाउंट में होगी. सो इसलिए हर ऑर्गेनेली को डबल कर लिया जाता है. जब प्रोटीन्स बन रही हैं, ऑर्गेनेलिस बन रहे हैं, तो क्या सेल का ओरिजिनल साइज ही काम आ जाएगा? नो. सो सेल विल बी ग्रो इन साइज. ठीक है. सेल का साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन्स आ रही हैं, उसमें ऑर्गेनेलिस आ रहे हैं. देन उसके बाद हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम. अब ये जो एंजाइम बन रहे हैं ये नेक्स्ट स्टेज में चाहिए होते हैं. जो इसके बाद की फेज आनी है ना, उसमें आपको बहुत सारे एंजाइम चाहिए. अब वो फेज इतनी जरूरी है कि उसकी तैयारी उससे पहली फेज में हो गई. यानी G1 फेज में ही अगली फेज के जो सामान चाहिए वो सारे का सारा यहाँ पे तैयार हो गया है, दैट इज वेरियस एंजाइम. नेक्स्ट फेज है हमारे पास S फेज. S फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें उस चीज की सिंथेसिस होनी है दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ द सेल, और वो है आपका क्रोमोसोम. जैसे मैंने आपसे कहा कि चैप्टर 4 में हमने कहा था कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि इसने सारे सेल को कंट्रोल करना होता है. न्यूक्लियस इज द ब्रेन भी कहते हैं और इसको कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि इसी के पास वो कमांड्स हैं, इसी के पास वो कोड हैं जिनको डीकोड करके सेल अपने सारे के सारे फंक्शन करता है, एंड दैट इज क्रोमोसोम. ठीक है. डीएनए भी हम इसको कहते हैं. डीएनए के साथ प्रोटीन मिलती है तो फिर वो क्रोमोसोम कहलाता है. ये आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है. ठीक है. सो उस डीएनए को या उस क्रोमोसोम को अब इसने डबल करना है. ठीक है. हर चीज डबल हो रही है. मैंने पीछे आपसे कहा कि बंटवारा होना है तो हर चीज डबल होनी है. सो हर चीज के डबल होने के साथ डीएनए का डबल होना तो सबसे मस्ट है. सो उसका डबल होना इतना ज्यादा जरूरी और मुश्किल मरहला है कि उसके लिए अल्लाह ताला ने एक फेज ही अलग रख दी है. ठीक है. और वो फेज है S फेज. ये बाकी जब डुप्लीकेशन हो रही होती है तब नहीं होता, ये बिल्कुल अलग होता है. कब? S फेज के दौरान. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल डुप्लीकेट्स इस क्रोमोसोम.
ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो डबल हो गया। फिर उसके बाद हर क्रोमोसोम जो है उसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, यानी पहले एक क्रोमेटिड था, अब 2 हो गए। ठीक है, दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। ये मैं आगे आपको डायग्राम में भी शो करवा दूंगी, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास G2 फेज। पहला गैप 1 था, ये है गैप 2। गैप किसके दरमियान में? सेल की प्रोडक्शन और डिवीजन। ठीक है, 2 आपने मेन उसकी डेस्टिनीज डिफाइन कर ली। स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोडक्शन, नेक्स्ट है डिवीजन। तो प्रोडक्शन से डिवीजन तक का ये दूसरा गैप है, जिसमें क्या होगा? प्रेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स फॉर माइटोसिस, क्योंकि इसके बाद अगली फेज जो आनी है वो एम फेज है। सो एम फेज में जितनी भी प्रोटीन चाहिए वो सारी की सारी G2 फेज में ही प्रिपेयर कर ली जाती है। अब जो प्रोटीन्स यहाँ पे यूज होंगी दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर क्या हैं, क्यों बनते हैं, उसके लिए सिर्फ आप छोटी सी बात याद रखें, फाइबर का मतलब होता है धागा, इट्स अ थ्रेड लाइक मटेरियल। सो यहाँ पे थ्रेड लाइक मटेरियल जो है वो बनाना है हमने सेल के अंदर फॉर द डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, ये जब आप एम फेज पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि थ्रेड लाइक मटेरियल बनाना जरूरी है और उस थ्रेड लाइक मटेरियल के लिए प्रोटीन्स चाहिए, और वो सारी की सारी कब बन रही हैं? G2 फेज में। अब क्या होगा जी? सेल G2 के बाद एंटर हो जाएगा M फेज में। दैट मे बी माइटोसिस, दैट मे बी मियोसिस, इट्स अ टाइप, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सेल। ठीक है, फिर जब सेल डिवाइड होगा तो हर सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, यानी जो नए सेल बनेंगे दैट विल बी कॉल्ड डॉटर सेल। अगर तो माइटोसिस है तो 2 बनेंगे, अगर मियोसिस है तो 4 बनेंगे। ठीक है, फिर जी उसके बाद क्या होता है? G0 फेज। G0 फेज मैंने आपको कहा था कि सब में नहीं आती, और ये आती कब है? फ्रॉम G1, यानी जैसी सेल प्रोड्यूस हुआ G1 फेज की उसने, लेकिन अगर उसके पास G0 लाने की एबिलिटी है तो G1 के फौरन बाद वो G0 में चला जाएगा एंड इट विल बी स्टॉप डिवाइडिंग। ठीक है, डिवाइड होना बंद कर देगा। रेस्टिंग फेज है ये उसका, इसमें बिल्कुल डिवीजन का कोई काम नहीं होता। अब फिर वही बात कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए G0 में चले जाते हैं, यानी जैसे प्रोड्यूस हुए G0 में एंटर हो गया, वो वापस डिवाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल योर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन सेल्स जो हैं, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स हैं, दे नेवर डिवाइड। ठीक है, जैसे एक बार वो बन गए हैं वो बन गए हैं, अब वो दोबारा डिवाइड नहीं होंगे। हाँ, अगर वो कभी डैमेज हो जाए तो उनको रिपेयर करने के लिए न्यूरॉन ग्रोथ फैक्टर के नाम से एक फैक्टर होता है हमारी बॉडी में, जो कि उनको थोड़ी बहुत रिपेयरिंग कर देता है। हाँ, ये नहीं होता कि वो नया सेल बना ले। ठीक है, जैसे कि हमारे स्किन सेल्स बन जाते हैं ना, नए, ये नहीं बनते, बिकॉज ये G0 फेज में पाए जाते हैं। फिर कुछ सेल ऐसे हैं जो कि सेमी परमानेंटली जाते हैं, और वो हैं सेल्स ऑफ लिवर एंड किडनी, यानी वो एक डिवीजन फेज में चल रहे होते हैं, जैसे प्रोड्यूस होते हैं G1S, G2, फिर डिवीजन, फिर G1S, इस तरह से। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो G0 में चले जाते हैं, G1 में आते हैं और G0 में चले जाते हैं जब ज़रूरत नहीं है, जब उनको डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है तो वो G0 में चले जाते हैं। जैसे ही ज़रूरत पेश आती है तो वो दोबारा अपनी डिवीजन फेज में आ जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि वो बिल्कुल भी नॉट एंटर G0 फेज, सच लाइक एपिथेलियल सेल, यानी जो हमारी स्किन के सेल्स हैं, दे नेवर एंटर G0 फेज, कभी भी G0 में एंटर नहीं होते, वो डिवीजन फेज को ही, ये जो अभी हमने ऊपर सारी फेजेस पढ़ी G1S, G2 और M, G1S और G2M, इसमें से गुजरते गुजरते वो डिवाइड होते रहते हैं। अब जरा आप इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लें। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, जहाँ से 1 से 2 सेल बन रहे हैं। जैसे ये 2 सेल बनेंगे ये G1 में एंटर हो जाएंगे। G1 के बाद अगर तो ये न्यूरॉन सेल हैं तो ये G0 में चले जाएंगे। अगर ये एपिथेलियल सेल हैं तो ये G0 में नहीं जाएंगे, G1 के बाद ये S फेज में आ जाएंगे। यहाँ पे अपना क्रोमोसोम डुप्लीकेट करेंगे, यानी देखिए ऊपर 1 था आपके पास क्रोमेटिड, यहाँ पे 2 हो गए। फिर उसके बाद हम कहते हैं ये S फेज के बाद G2 में आ जाते हैं। G2 में आने के बाद ये M फेज में जाते हैं और M फेज से 1 से
2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं एंड सो ऑन। ये आपको एरोज दिखा रहे हैं कि ये एक साइकिल की तरह ये सिलसिला चलता ही रहता है। दैट्स व्हाई इट्स अ फर्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, दैट वाज इंटरफेज। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।